जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है टेल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के ऐसे टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में छपते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है, जिसके अंदर 352 के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और ये भाग 18 के अंदर संविधान के भाग 18 में है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में, और राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 हो गया। आधार: किसी हिस्से या वित्तीय स्थायित्व का साख खतरे में होने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अनुमोदन: संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से स्वीकृत होना अनिवार्य है, नहीं तो ये निरस्त माना जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। यानी आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? 0 बार, 0 बार। सेकंड क्वेश्चन हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, और अनुच्छेद 368 के अंदर। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और रूस से मौलिक कर्तव्य। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के किस भाग में उल्लेख है संविधान संशोधन का? भाग 20 में। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 368। जर्मनी से आपात, और रूस से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 20। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 360 भाग 20, और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान के संशोधन को कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में काफ़ी फेरबदलाव किया गया था। संविधान के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था। इसी के अंदर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। व्यापक परिवर्तन, इस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में इतने बड़े और बदलाव किए गए हैं जिसे आप एक छोटा संविधान कहा जाने लगा। प्रस्तावना में भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में पूछे कि कितनी बार संशोधन किया गया, तो एक मात्र यानी एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना के अंदर। और उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो तीनों शब्द भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? भाग 4 के अंदर। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4A या क जोड़कर उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। फिर उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शिक्षा का अवसर। ये तो अभी वर्तमान में मूल संविधान में पूछे तो आपको मौलिक कर्तव्य थे 0। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य हो गए 10, और उसके बाद में वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य है? 11।
भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें है? भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत की जनता के अंदर है। भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत के लोगों जनता में है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, यानी भारत की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। इसलिए भारत की संप्रभुता किसमें माना गया है? भारत की जनता के अंदर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, और ये बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है? अनुच्छेद 118(4) के तहत। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उस बैठक की अध्यक्षता करे राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति इसकी बैठक कभी भी नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक पर, यानी कि जो भी बिल साधारण विधेयक है उनके ऊपर आप संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जैसे धन विधेयक है या संविधान में संशोधन की कोई बात है तो उसमें आप राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है, तो संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 118(4) के तहत। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता कभी भी नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये साधारण विधेयकों के लिए ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक हो गया, संविधान में संशोधन विधेयक हो गए, तो इसके ऊपर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं और इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्तियों में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान की सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तब भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर उन्हीं को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124(2) के तहत। और इसको शपथ भी दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त कर देता है, फिर वो उसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला देता है। और इसकी नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार। भारत के जितने भी न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। और इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है। ये इसकी एज 65 वर्ष हो गई है तो ये रिटायरमेंट हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह नाम तय करता है। शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति नहीं दिलाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसको शपथ लेनी होती है। इसका कार्यकाल निश्चित तो नहीं होता है। 65 वर्ष की आयु हो गया तो ये रिटायर्ड हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर जिलों के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बाद में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला बगदरी गांव, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राजस्थान के बाद में दूसरा राज्य किसका आता है? आंध्र प्रदेश का। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का उल्लेख है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भाग 4। और 4 क के अंदर क्या आता है? भाग 4 क के अंदर आता है मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी का उल्लेख है। अनुच्छेद हो जाते हैं 36 से 51, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4 क में क्या आ जाता है? मौलिक कर्तव्य। और 51 क अनुच्छेद कौन सा हो जाता है मौलिक कर्तव्यों का? 51 क। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और इनको कानूनी रूप से बाध्यकारी या न्याय संगत नहीं है। ये सरकार की सुविधा के अनुसार होते हैं। सरकार के पास में सुख सुविधाएं हैं तो वो आपको दे सकती है, नहीं तो आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और आपातकाल का संविधान के भाग 18 के अंदर है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा गया है। राष्ट्रपति आपातकाल 3 बार लगाया गया है। कितनी बार लगा है? 3 बार। भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेख इनमें अनुच्छेद 352 से 360 तक हो गया। राष्ट्रपति आपातकाल हो गया अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। मूल संविधान में ये संख्या 552 थी। कितनी थी? 552। फिर 104वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद में 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत कर सकता था लोकसभा के अंदर और 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना बंद कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में मूल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। पहले कितनी थी अधिकतम संख्या? 552। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 550। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में 550। मूल संविधान में ये संख्या 552 थी, जिससे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य शामिल थे, जिन्हें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये 550 सदस्य है, उनमें से राज्यों से तो कितने जाएंगे? 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जाएंगे? 20। तो इस प्रकार टोटल सदस्य कितने हैं अभी वर्तमान में? 550। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? राज्यसभा में वर्तमान में कितनी है? जिसके अंदर 238 तो क्या होते हैं? निर्वाचित। और 12 होते हैं मनोनीत। इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये इनको 4 क्षेत्रों में करता है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। इस प्रकार टोटल सदस्य अधिकतम कितने हो गए? 250।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व अधिकतम 238, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12। ये 4 क्षेत्र याद रखना है: साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। भारत के संविधान में किस में है? अनुच्छेद 76। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है। सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन सा होता है? महान्यायवादी। आपको पूछा गया जाए कि भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन सा होता है, तो महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं करना है। और महान्यायवादी का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 76 में। और ये भारत का महान्यायवादी होता है, ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बैठक के अंदर बोल भी सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये देश का प्रथम एवं सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कि कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहते हैं। संसद की कार्यवाही में शामिल होना: यह संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में या संयुक्त बैठक में ये भाग ले सकता है एवं बोल भी सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता इनको, महान्यायवादी को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंदर एक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 370 धारा जम्मू कश्मीर से थी, उसे हटा दिया गया है। और 280 में क्या है? वित्त आयोग का उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है भाग 15 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका एक गठन करता है, वित्त आयोग का। इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो 2026 से लेकर 2021 तक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 8। मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी, उसके बाद में संविधान संशोधन करके कुछ भाषाएं जोड़ी गई। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22। भारतीय संविधान की अनुसूची 8। अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। शुरुआत में केवल कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं। उसके बाद में 8 भाषाएं जोड़ दी गई है। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई, 1। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ दी गई। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो यानी कि टोटल कितनी भाषाएं जोड़ दी गई? 8। और 14 और 8 कितनी हो गई? वर्तमान में 22 भाषाएं। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून संविधान की अनुसूची 10 में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। फिर उसके बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, तो वर्तमान में कितनी टोटल अनुसूचियां हो गई? 12। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी से।
और इसे कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बावनवें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। इसे स्पष्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं टोटल? 29 विषय। इंपॉर्टेंट। 12वीं अनुसूची नगरपालिका शहरों से संबंधित है। कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। यह कानून 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। और संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान के संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। टोटल विषय कितने हो गए? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची के अंदर। और प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसकी पीडीएफ आपको थेल्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।